तो आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, पूरे देश में घमासान है। दीदी बनाम ईडी की लड़ाई और बड़ी हो गई है। ईडी का छापा वर्सेस ममता की एफआईआर। बंगाल में चुनाव है और चुनाव से पहले ईडी के छापे ने और सियासत तेज कर दी है और दीदी को भी रेड पॉलिटिक्स के नाम पर सड़क पर उतरने का मौका मिल गया। अगली तस्वीर देखिए, आज ममता बनर्जी सड़कों पर थी, खुद प्रदर्शन कर रही थी, पदयात्रा कर रही थी। ईडी के खिलाफ ममता का प्रोटेस्ट था ये। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल ईडी की रेड हुई। ममता बनर्जी की पार्टी के जो रणनीति बनाते हैं चुनाव की, उनके ऑफिस पर, और उसके बाद ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी थी। एक तरफ ममता ईडी के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी तो दूसरी तरफ बीजेपी ममता के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी। बीजेपी महिला मोर्चा टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन ये जंग यही नहीं रुकने वाली थी। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर टीएमसी के सांसद पहुंच गए। गृह मंत्री के घर पर प्रदर्शन करने लगे। बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या। जब ममता के सांसद गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंच गए तो फिर पुलिस ने उन्हें उठाया, वहां से खींच के हिरासत में लिया है पुलिस ने। जीतेंगे, जो भी कर ले, जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे, जो भी कर ले। ये मत करो, ये मत करो। ये देखो, ये देखो क्या हो रहा है। आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, आराम से चलो। तो बीजेपी के सांसदों को एक तरफ उठाया गया दिल्ली में, दूसरी तरफ देखिए टीएमसी के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी बंगाल में। और दूसरी तरफ दिल्ली में घमासान मचा हुआ था। ममता बनर्जी की तैयारी थी कि बंगाल से दिल्ली तक वो प्रदर्शन करें। उनके सांसदों को उसके बाद बस में डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। दीदी আমাদের বাঘিনী, আমরা তার সৈনিক। যেভাবে আজকে উঠিয়ে নিয়ে এমপিকে যে অসম্মান করলো। हमारी जो महिला सांसद थी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनको जबरदस्ती उठाया गया। গণতন্ত্রের নামে বিজেপি যে চালাচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা লোক তা দেখতে পাচ্ছে। গণতন্ত্রের হত্যা হচ্ছে, বিরুদ্ধে লড়াইটা এইভাবেই লড়তে হবে, ভয় পেয়ে লড়লে চলবে না। ইডি সিবিআই। अब देखिए जरा दूसरी तरफ ममता बनर्जी विक्ट्री साइन दिखा रही थी। ममता बनर्जी की जो पदयात्रा थी वो पहुंची मंच तक और विजयी निशान दिखाते हुए ममता बनर्जी। सरकारी काम काज में आप मुदाखलत नहीं कर सकते, गैर कानूनी है। यह अपराध भी है, इट इज ए पेनल ऑफेंस। तृणमूल कांग्रेस का क्या रिश्ता है
कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? हम मांग कर रहे हैं ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करके हिरासत में लेना चाहिए। बात का बतंगड़ बन गया और तिल का ताड़ हो गया। ममता बनर्जी ने दिल्ली से कोलकाता तक मोर्चेबंदी की तो बीजेपी ने भी जबरदस्त घेराबंदी कर डाली। बात बस इतनी थी कि कोलकाता में ईडी अपना काम कर रही थी, कोयला घोटाले के तार ढूंढ रही थी, लेकिन दीदी ने जांच एजेंसी के काम को सियासी चाशनी में मिलाकर सौंदेश बना डाला। सब भांडा फोड़ दूंगी। एफआईआर करवाना पड़ रहा है और बीजेपी ईडी के साथ ममतागिरी को संविधान पर हमला बता रही है। ममता बनर्जी, राजीव कुमार और जो इंटरफेयर किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी। ये मामला यहां रुकने वाला नहीं है। जो कुछ हुआ कल दफ्तर में आईपैक के, किस तरह से फाइल लेकर छीन कर बाहर चले गए जब ईडी की रेड चल रही थी, वो तस्वीरें देखिए। ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी फाइल ले गई। आरोप लगा कि ममता बनर्जी के साथ जो लोग थे, टीएमसी के लोग थे, वो फाइल उठाकर ममता बनर्जी की गाड़ी में जाकर रख दिया। इस फाइल में आखिर क्या था? ईडी रेड करने गई। अब देखिए, ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ एफआईआर करा दी है। जी हां, पहली बार शायद आप सुन रहे होंगे कि ईडी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया है। बंगाल में छापेमारी के बाद ईडी के खिलाफ एफआईआर है। ममता सरकार ने ईडी के खिलाफ दो एफआईआर करवाई। आईपैक के हेड प्रतीक जैन के घर दफ्तर पर छापेमारी हुई। ममता बनर्जी खुद ईडी की छापेमारी का विरोध कर रही है। छापे के दौरान ही कल ममता मौके पर खुद पहुंच गई। ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ केस दर्ज कराया। चोरी, आपराधिक घुसपैठ, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की चोरी का आरोप लगाया। कोलकाता और विधाननगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एक केस बंगाल पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए ईडी के खिलाफ दर्ज कर लिया। इसमें सरकारी कर्मचारियों को काम करने से रोकने, गलत तरीके से हिरासत में रखने के आरोप लगाए गए हैं। दोनों मामले अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। किसी एफआईआर में किसी ईडी अधिकारी का नाम नहीं। दोनों एफआईआर बंगाल पुलिस ने इन पर जांच शुरू कर दी है। कल दरअसल आईपैक दफ्तर पर ईडी ने छापेमारी की थी। आईपैक एक राजनीतिक कंसल्टेंट फर्म है। प्रतीक जैन आईपैक के डायरेक्टर हैं और आईपैक 2021 से टीएमसी के लिए काम कर रही है। 2026 चुनाव में भी टीएमसी के लिए रणनीति बना रही है। आईपैक दफ्तर पर छापे की वजह गोवा चुनाव बताया जा रहा है। दरअसल आरोप यह है कि कोयला घोटाले का पैसा आईपैक के पास भी पहुंचा है और ईडी का दावा है कि हवाला के जरिए 20 करोड़ रुपए गोवा भेजा गया। ईडी के मुताबिक अनूप माझी और उसके साथियों ने कोयला चोरी से मिले धन को गोवा भेजा है। यह पैसा 2022 के गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। टीएमसी ने प्रचार के लिए आईपैक को यह पैसा दिया। 2022 में टीएमसी ने गोवा में अपने उम्मीदवार उतारे थे और आईपैक से चुनावी रणनीति में वहां मदद ली थी। इसके बदले आईपैक को भुगतान किया गया, यह आरोप है। अब सुनिए जरा ममता बनर्जी क्या कह रही हैं और बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। मुझे जेल भेजा तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। आप एक दिन के लिए मुझे परेशान कर सकते हो, लेकिन मुझे रोक नहीं पाओगे। वो बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया। वो इसे कोयला घोटाला बताते हैं, लेकिन इसका पैसा कहाँ गया? मेरे पास पेन ड्राइव है। मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। कानून के छात्र के रूप में हम कहना चाहेंगे यह अपराध भी है। इट इज ए पेनल ऑफेंस कि जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच चल रही है वहां जाके जांच को रोकना और फाइल को छीन करके बाहर निकलना। ममता जी इज गिल्टी ऑफ सीरियस पेनल ऑफेंसेस। बड़े आपराधिक कानून से उनका वो अब उसके अभियुक्त बनना चाहिए। अब मामला आज कोर्ट में सबों ने गए हैं, बातें चलेंगी। ममता बनर्जी इस मुद्दे को बड़ा करेंगी ही करेंगी, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। ममता बनर्जी इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा भी बनाएंगी। फिर देखिए जरा, ममता बनर्जी ने उसकी शुरुआत कर दी है। ममता बनर्जी आज सड़क पर थी, बच्चे आए, ममता बनर्जी को फूल दिया उन्होंने। और यही वजह है कि देखिए ममता बनर्जी
और ईडी इस मुद्दे को कोर्ट तक ले गई। आज कैलकाटा हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। ईडी की रेड में कैसे ममता बनर्जी आई और फाइल लेकर गई, जरा कोर्ट में क्या हुआ। ईडी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रतीक जैन के घर छापेमारी के बाद ईडी ने याचिका दी थी। ममता के मौके पर आने और फाइल ले जाने का विरोध किया गया। याचिका में तलाशी के दौरान दखलंदाजी का आरोप लगाया गया। सीएम और बंगाल पुलिस पर हिंसक रूप से बाधा डालने का आरोप लगाया। पुलिस के मदद से अधिकारियों से डिजिटल सबूत और दस्तावेज छीने। ईडी के अधिकारियों को परिसर से बाहर निकलने से रोका गया। यह आरोप ईडी ने लगाया कोर्ट में। उन्हें गलत तरीके से बंधक बनाकर रखा। याचिका में पंच गवाहों को डराने धमकाने का आरोप लगाया गया। उनसे झूठे बयानों पर हस्ताक्षर करवाए गए। ईडी ने याचिका में ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की भी मांग कर दी है। ईडी ने मामले की अर्जेंट सुनवाई की मांग की थी। ईडी की याचिका के बाद आईपैक की तरफ से भी एक याचिका लगा दी गई। इसमें ईडी की छापेमारी को गलत ठहराया गया। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भारी भीड़ जमा थी। जस्टिस सुभ्रा घोष इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट परिसर में अफरा तफरी और हंगामे जैसा माहौल बन गया। भारी भीड़ की वजह से कोर्ट में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और हंगामे और अफरा तफरी के बाद जज ने सुनवाई टाल दी। अब 14 जनवरी को ईडी की याचिका पर सुनवाई होगी। सुनिए जरा, महुआ मोइत्रा जो आज गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंची थी, वो क्या कह रही हैं, और सुनिए जरा बीजेपी की नेत्री क्या कह रही है। ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है। ईडी इलीगली चोरी कर रही है। ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि अगर कोई 7 साल पुराना कोई कोयला का स्कैम हो तो ये 7 साल सडनली बंगाल इलेक्शन के 1 महीना पहले वो जाग उठा, उनको कार्रवाई का सोच याद आ गया, तो ये बोलेंगे छापा नहीं, ये डाका डाले ईडी और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। और वहाँ हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा पार्टी का इन्फॉर्मेशन है कि वो हम प्रोटेक्ट करें। और उसीलिए ममता बनर्जी वो शेरनी है, वो जाके उनका डाके पे वो खुद उल्टा रिवर्स छापा दे दिया, उनको रोक दी। सब लोग स्ट्रीट ड्रामा कर रहा है, सबको मालूम है। क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे होम मिनिस्टर को बोल के। अगर जो चोरी किया है, चोरी को रोको भाई, चोरी को रोको। चोरी का एविडेंस आईपैक के ऑफिस में है, वहां पे जाके देखो। यहाँ पे होम मिनिस्टर के पास क्यों आए हो? सब लोग अपना अपना नाम ऊपर करने के लिए, नंबर्स बढ़ाने के लिए सब लोग लड़ रहे हैं। सबको पता है ये कुछ नहीं चलेगा। पूरा भारत देख रहा है कि टीएमसी करप्टेड पार्टी है और टीएमसी इतना करप्शन किया, इतना चोरी किया, और इसलिए चोरी का फाइल खुद ममता बनर्जी ने बंगाल फाइल्स लेके कल भाग रहे थे। अब देखिए जरा कैसे इस पूरे मसले को चुनाव में उठाया जा सकता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी रैली कर रहे थे, उनकी रैली की तस्वीर है। আর আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে আপনারা সরাসরি কেউ বাইরে থাকে কাজ করছেন, সেই লড়াইটা ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। জয় বাংলা। अब देखिए इस पर सियासी बवाल हो गया। बेशक कांग्रेस ऐसे साथ नजर आए, लेकिन वो भी दीदी पर सवाल उठा रही। देखिए क्या कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी। कह रहे हैं लोकतंत्र को सजा दी जाती है, अपराधियों को इनाम दिया जाता है, एजेंसियों को हथियार बनाया जाता है, चुनाव में हेरफेर किया जाता है, प्रदर्शनकारियों को जेल भेजो, बलात्कारियों को जमानत दो। यह बीजेपी का नए भारत का वर्जन है। अमित मालवीय कह रहे हैं, बीजेपी आईटी सेल के हेड, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। ममता बनर्जी कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी एक निजी फर्म को बचाने के लिए ईडी से आपत्तिजनक फाइलें छीनने में व्यस्त हैं। महबूबा कह रही है ममता बनर्जी बहादुर हैं, वो एक शेरनी है, वो बेहतर ढंग से मुकाबला करेंगी, वो सरेंडर नहीं करेंगी। संजय निरुपम कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो किया वो शर्मनाक भी है और दर्दनाक भी। संविधान में स्थापित संघीय ढांचा फिर काम कैसे करेगा? सुनिए जरा, आइए अब आपको सुनवाता हूं। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वो वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। ममता बनर्जी चोर बोले जोर से वाली कहानी है। उन्होंने साक्ष्य को चुराया है, साक्ष्य को चुरा करके भागा है और उस चोरी को छिपाने के लिए सड़क पर आकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं। ममता बनर्जी बहादुर हैं, वह एक शेरनी हैं, वह बेहतर ढंग से मुकाबला करेंगी, वो सरेंडर नहीं करेंगी। प्राइवेट कंपनी
और तृणमूल कांग्रेस का क्या रिश्ता है कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचारियों को बचा रही है? क्योंकि ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल पे सीमित नहीं है। 4 प्रीमाइसेस दिल्ली के अंदर भी रेड हुए हैं, पर वहां तो आपने नहीं देखा किसी को मार्च करते हुए। आप ममता दीदी के यहाँ आईपैक पे रेड करते हैं, लेकिन जिस मंत्री के घर में, मंत्री है वो मानिए, उसके घर में इतनी बड़ी बैग में हार्ड कैश मिला है, उसका एक पुलिस इंक्वायरी भी नहीं है। जो एविडेंस है, जो हार्ड डिस्क है, जो फाइल्स है, उसको छीन ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस कोल्ड स्कैम एंड हवाला केसेस, वो उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया। किसी मुख्यमंत्री से ये कोई भी समाज ये प्रत्याशा नहीं करता। अब देखिए, बीजेपी ये कह रही है कि जो हालात है बंगाल में उसमें राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बीजेपी आज राज्यपाल से भी मिलने पहुंची है। बीजेपी का एक डेलीगेशन पहुंचा राज्यपाल से मिलने के लिए, राज्यपाल से मुलाकात किया है प्रतिनिधिमंडल ने। अब देखिए जरा, क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? इसकी संभावना है। बीजेपी बेशक मांग कर रही। बीजेपी ने ममता बनर्जी की गिरफ्तारी तक की मांग कर दी, साथ ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर दी। बीजेपी के साथ लेफ्ट और कांग्रेस ने भी इसी तरह की मांग की है। बीजेपी के डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात की, ममता पर जांच एजेंसी के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। बीजेपी ने राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है ममता ने संवैधानिक संकट पैदा किया। बंगाल में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की मांग तेज हो गई। बंगाल में 1968, 1970, 1971 में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 2011 में ममता की सरकार आने के बाद से ऐसा नहीं हुआ। 2021 में चुनावी हिंसा के बाद राष्ट्रपति शासन की मांग उठी। 356 के तहत केंद्र सरकार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला इतना आसान नहीं। 1994 के बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति पर कड़े प्रतिबंध लगाए। जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से टूट जाए तभी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। साथ ही केंद्र को संसद में बहुमत से इसे मंजूरी दिलानी होती है। मतलब राज्यपाल की ठोस रिपोर्ट संवैधानिक विफलता के सबूत है। साथ ही इसके लिए संसद की मंजूरी भी लेनी होती है। इसके बाद मामला कोर्ट तक भी पहुंच सकता है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस मामले पर सियासतदान क्या कहते हैं। उनका डॉक्यूमेंट स्नैचिंग करने के लिए घुसा था, स्नैचिंग किया भी, सबका वीडियो, सबका सीसीटीवी और वीडियो फुटेज में आया है। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक कानूनी संस्था है, उनकी काम पर जो इंटरफेरेंस किया, इसका कानून ममता बनर्जी, राजीव कुमार और जो इंटरफेयर किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री अपना पद का दुरुपयोग करके जो फाइल लेके चले गया उसमें सारे तथ्य है। इसीलिए मुख्यमंत्री ऐसा करके अदालत का अवमानना किया, जो तदंत चल रहा है उसमें बाधा डाला और जो फाइल चोरी किया वो चोरी किया। इस सारे जुर्म में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए। इसके अंदर राज क्या है पता नहीं। ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री होते हुए भी सारे फाइल लेके दौड़ते हैं। पुलिस वाले अपने गाड़ी में सारे लाद करते हैं फाइलों। इसके पीछे राज क्या है, इसको देखना चाहिए। न्यायालय जरूर कुछ न्याय विचार करेगी। नहीं, कोई एजेंसी अगर जांच करती है उस वक्त किसी बाहर का कोई को दखलंदाजी नहीं कर सकता। पार्थ चटर्जी जब मुख्यमंत्री है, उनके यहाँ जब रेड होता है तब ममता बनर्जी नहीं जाती है, जो उनका सेकंड इन कमांड था। लेकिन प्रतीक जैन के यहाँ पे वो पहुंच गए, क्यों? तो जो काला धन का मामला है, जो चुनावी घपले का मामला है, ये तमाम दस्तावेज उसके पास रखा है। तो अपने मुख्यमंत्री का जो पद का दुरुपयोग करके पुलिस को लेके घुसी और वहां से सीधा बोलता हूं जो प्रमाण है उसको चोरी करके लाई और उससे वो खुद साबित कर दी कि चोर के दाढ़ी में तिनका। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं।
आज की एक और बड़ी खबर है। भारत में बुलडोजर चला लेकिन पाकिस्तान के सीने पर मलबा गिरा। कैसे? बेगानी शादी में पाकिस्तान दीवाना हुआ जा रहा है। आपको तस्वीरें मैंने दिखाई कि दिल्ली के फैज इलाही मस्जिद के आगे बुलडोजर एक्शन हुआ, बुलडोजर चला और यह बुलडोजर कार्रवाई पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभी। अब आइए आपको बताऊं कि बुलडोजर यहां चला और पाकिस्तान वहां परेशान हो रहा है। पाकिस्तान ने फैज इलाही के करीब जो अतिक्रमण हुआ, इस अतिक्रमण विरोधी अभियान पर टिप्पणी की। पाक के विदेश मंत्रालय ने इसलिए मुस्लिम विरासत के खिलाफ अभियान बता दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में आरएसएस को लेकर भी टिप्पणी की। कहा यह मस्जिदों को निशाना बनाने के आरएसएस के अभियान का हिस्सा है। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा हमने अभियान पर नजर रखी है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा फैज इलाही मस्जिद सदियों पुरानी है और मुसलमानों के सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती। साथ ही पाकिस्तान ने भारत पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। पाकिस्तान की बेतुकी टिप्पणियों पर भारत ने फौरन पलटवार किया और कहा पाक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के लिए दुनिया में बदनाम है। उसे भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पाकिस्तान में आए दिन धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाता है, लेकिन वो अपनी कमियों को छिपाने के लिए भारत पर उंगली उठाता है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान को आईना दिखाया और विपक्ष को भी घेरा है। बीजेपी ने कहा पाकिस्तान उस झूठ को दोहरा रहा है जिसे विपक्ष ने गढ़ा है। शहजाद पूनावाला ने कहा भारत के कुछ लोग और पाक एक ही भाषा बोल रहे हैं। आइए अब आपको दिखाऊं कि तस्वीर देखिए जरा, जहां बुलडोजर चला है। बेशक पाकिस्तान को बुरा लग रहा है, क्या कह रहा है पाकिस्तान ये भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन देखिए जहां अतिक्रमण हुआ था वो तस्वीर ये आप देख रहे हैं। ये मस्जिद की तस्वीर है। इसके आगे का जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये अतिक्रमण का हिस्सा है। ये आगे का हिस्सा जो आपको पीले ढांचे और नीले ढांचे दिख रहे हैं ये सब अतिक्रमण किया गया था। पीछे मस्जिद की मीनार और गुंबद आपको दिखाई दे रहे हैं और उसके आगे का जो पूरा घेरा आपको दिखाई दे रहा है सड़क तक जहां ऑटो खड़े हुए हैं, ये सब अतिक्रमण किया गया हिस्सा था। अब देखिए हुआ क्या, बुलडोजर चला। बुलडोजर चलने के बाद मैं आपको हिस्सा दिखाऊं, ये है आगे का हिस्सा। ये सब आगे कब्जा किया गया था, यहां से लेकर यहां तक ये सब कब्जा हटाया गया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कैसे बर्ताव होता है, खुद पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के साथ क्या करता है, ये मैं पहले दिखाता हूं आपको। देखिए जरा, पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का हाल देखिए। हिंदू 1947 में 3.4% हिंदू आबादी थी। 2011 में 2.14% बची। भारत में देखिए जरा, भारत में अल्पसंख्यक 1951 में 9.9% थे और 2011 में 14.2%। पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्रपति संविधान इजाजत ही नहीं देता है कि पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्रपति भी हो। भारत में मुस्लिम राष्ट्रपति 15 राष्ट्रपति हुए, उनमें से 3 मुस्लिम राष्ट्रपति हुए, यानी 20% राष्ट्रपति मुसलमान हुए। पाकिस्तान में हिंदुओं का जीवन स्तर 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा 2म दर्जे के नागरिक माने जाते हैं पाकिस्तान में हिंदू। भारत में मुसलमानों का जीवन स्तर, हर क्षेत्र में मुसलमानों की मौजूदगी आपको दिखेगी। पाकिस्तान में हिंदुओं का जीवन स्तर, घर, नौकरी, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना मुश्किल है वहां, लेकिन भारत में 2023 में 50 से ज्यादा यूपीएससी में मुसलमान सेलेक्ट हुए। अब देखिए जरा जो कुछ हुआ तुर्कमान में, उस जगह पर जहां बुलडोजर चला था, वहां इस वक्त स्थिति क्या है। पाकिस्तानी हिंदुओं को आपने सुन लिया, पाकिस्तान को आईना दिखाने वाली लोगों के बयान थे। तस्वीर आप देख रहे हैं। अब बुलडोजर से मलबा हटाया जा रहा है, वो पूरा इलाका लगभग खाली करा लिया गया है। साथ ही पुलिस भी एक्शन में थी। आज दरअसल शुक्रवार था, जुमे की नमाज थी, इसलिए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी उस इलाके में। यह बात अलग है कि तुर्कमान के पास जो फैज इलाही मस्जिद है, उस मस्जिद में आम लोगों के लिए आज नमाज की इजाजत नहीं थी। दूसरी तरफ सपा सांसद जो सवालों के घेरे में थे, आज वो मिल गए। उनसे सवाल पूछा गया कि वो फैज इलाही मस्जिद के पास क्यों गए थे। इमाम साहब क्या कहना आपका, जिस तरह से कोई पक्ष आना चाहिए आपको? इमाम साहब क्या कहना आपका, जिस तरह से कोई पक्ष आना चाहिए आपको? तो सपा सांसद से पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस मामले में पुलिस एक्शन ले रही।
तुर्कमान गेट केस में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में ले रखा है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। जामिया नगर के एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर एमन रिजवी से पूछताछ हो रही है। एमन रिजवी महिला है, उन पर भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप है। पुलिस ने 10 लोगों की लिस्ट बनाई है जिन्होंने भड़काऊ पोस्ट किए। सोशल मीडिया पर इन सभी लोगों के अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। सभी को समन भेजकर पुलिस ने जांच में सहयोग करने के लिए बुलाया है। पुलिस को शक है कि उस रात कुछ महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की थी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कुछ महिला पत्थरबाजों को पहचाना है। इस बीच दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रात में छापेमारी चलती रही। आज तुर्कमान गेट इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। फैज़ इलाही मस्जिद में आम लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी। मस्जिद कमेटी ने लोगों से घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की। इलाके में पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई। तुर्कमान गेट इलाके में स्पेशल दंगा फोर्स कई टुकड़ियों में तैनात की गई थी। पुलिस के जवान बॉडी कैम, ड्रोन कैमरे के साथ गश्त में जुटे थे। पुलिस के आला अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाला और लगातार निगरानी भी की। एहतियातन तुर्कमान गेट के आसपास आज तीसरे दिन भी बाजार बंद रहे हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पुलिस इस पर क्या कह रही है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या माहौल है, क्या फिलहाल हालात है। 12 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और इन्फ्लुएंसर्स का भी हमने आइडेंटिफाई किया है। अब हमारा सोशल मीडिया टीम ने इसको एनालाइज किया, 1-2 लोगों को सीरा डाउन किया जिन्होंने मतलब प्रोवोक किया लोगों को। तो वी हैव आस्क्ड देम टू जॉइन इन्वेस्टिगेशन। तो अभी 2 लोग जो डाउटफुल थे उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला, दे हैव नॉट जॉइंड, सो वी विल टेक नेसेसरी लीगल एक्शन। अब सोचिए जरा, इस मामले में पुलिस एक्शन ले रही है। एमसीडी ने बुलडोजर का एक्शन लिया, लेकिन पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा था। अब पाकिस्तान को एक और करारा झटका लगा है। पाकिस्तान ख्वाब देख रहा था कि वो इजराइल जाएगा, गाजा जाएगा और गाजा में फोर्स होगी पाकिस्तान की, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, दरअसल हमास के खात्मे के बाद अब तैयारी यह थी अमेरिका की कि गाजा में पाकिस्तानी सेना को उतारा जाए और पाकिस्तानी सेना गाजा में जाए और वहां शांति कायम करे। ये ट्रंप चाहते थे, इसीलिए कई बार ट्रंप और मुनीर की मुलाकात भी हुई है। लेकिन नेतन्याहू को यह बात अच्छी नहीं लग रही है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी सेना गाजा में जाए, क्योंकि पाकिस्तान और आतंक का जो साथ रहा है, इस वजह से नेतन्याहू को यकीन करना मुश्किल है। एक और तस्वीर आई, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, हमास का आतंकी लश्कर के मंच पर नजर आया। लश्कर जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन है, उसके मंच पर हमास का आतंकी पहुंचा है, उसका स्वागत किया गया। और उनके साथ डॉक्टर भाई इस्माइल हाफिज़हुल्लाह, वो हमास का कमांडर लश्कर कैंप में पहुंचा है। नजीर जहीर का स्वागत किया गया। उनके साथ डॉक्टर अब नेतन्याहू को भला कैसे यकीन होगा कि एक आतंकिस्तान को लाकर आतंकियों को ठीक करने और उनकी निगरानी करने के लिए कैसे लगाया जा सकता है। इजराइल ने साफ किया है कि गाजा में पाक की कोई भूमिका मंजूर नहीं होगी। इजराइल ने हमास और पाक आतंकी संगठनों के बीच रिश्तों पर चिंता जताई है। हाल में हमास का आतंकी नाजिर जहीर लश्कर तैयबा के कैंप में पहुंच गया। नाजिर जहीर ने लश्कर के गुजरावाला हेडक्वार्टर का दौरा किया था। भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में कहा कि गाजा में पाकिस्तानी सेना की भागीदारी का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा इजराइल पाकिस्तान के शामिल होने को लेकर सहज नहीं है। दरअसल खबर आ रही थी कि ट्रंप गाजा में पाकिस्तान की भागीदारी चाहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को गाजा भेजने वाली फोर्स में शामिल करना चाहता है। गाजा में प्रस्तावित फोर्स के लिए ट्रंप ने पाक समेत कई देशों से संपर्क किया। ट्रंप ने असीम मुनीर पर फोर्स का हिस्सा बनने के लिए दबाव बनाया। गाजा में शांति लाने के लिए फोर्स तैनाती सीजफायर के अगले चरण का हिस्सा है। इजराइल हमास जंग में सीजफायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि गाजा में जो सत्ता का हस्तांतरण है, उसके लिए एक फोर्स तैनात की जाएगी। अब उस फोर्स को लेकर इजराइल के रुख से मुनीर के मंसूबों को झटका लगा है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा इजराइल के राजदूत क्या कह रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तानी फौज के गाजा भेजे जाने वाले फोर्स का हिस्सा बनाने का संदेश भेजा है। क्या आपके लिए ठीक है? नहीं। आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान आईएसएफ का हिस्सा बने? नहीं। तो आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं राजदूत कि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। अब आपको लिए चलता हूं
दुनिया के एक और हिस्से में बड़े तख्ता पलट की तैयारी है क्या? खमनेई को खत्म कर देंगे ट्रंप, बात अब यहां तक पहुंच गई है। देखिए जरा ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में लोग सड़कों पर उतरे और आग लगा दी गाड़ियों में, फूंक डाली कार में। जो तस्वीरें ईरान की आप देख रहे हैं, ईरान में लोग सड़कों पर उतरे, जगह जगह आगजनी हो रही है। दूसरी तरफ सड़कों पर ये देखिए भीड़, देखिए हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हालात ये है कि ईरानी फोर्स प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रही है। ईरान इसमें ट्रंप का हाथ बता रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस गोली चला रही है लोगों पर, और यहां ईरानी कमांडर को किसी ने ठोक दिया रास्ते में जाते हुए, गाड़ी पर गोली चलाई। और आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर ट्रंप क्या कह रहे हैं, खमनेई क्या कह रहे हैं। दोनों आमने सामने थे आज। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाएगा या फिर मारेगा तो अमेरिका फिर ईरानी शासन पर कड़ी कार्रवाई करेगा। हम ऐसा एक्शन लेंगे जिससे ईरान को बड़ा झटका लगेगा। बड़े पैमाने पर गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। मैंने इससे पहले ईरान में इतना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं देखा। ट्रंप ने खमनेई के ईरान छोड़ने पर बड़ा बयान दिया। अमेरिकन मीडिया को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा वो कहीं जाने की सोच रहे हैं क्योंकि हालात खराब हैं। मौजूदा माहौल में ईरान में तख्ता पलट का जोश आई है। शासन पलटने के लिए बहुत तेज उत्साह दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने ईरानियों को संदेश देते हुए कहा आप बहादुर लोग हैं, आपका देश महान था, आजादी से बड़ा और अनमोल कुछ नहीं है। जवाब में अयातुल्लाह खमनेई ने भी देश को संबोधित किया। ट्रंप की चेतावनी पर खमनेई ने पलटवार किया, कहा इजराइल अमेरिका साजिश कर रहे हैं, इजरायली अमेरिकी आतंकी एजेंट बवाल करा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ खून से सने हैं क्योंकि उन्होंने ईरानियों का खून बहाया है, लेकिन उनकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। ट्रंप की सत्ता खत्म होगी और उन्हें पद छोड़ना होगा। हम झुकने वाले नहीं हैं। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, उन्हें ईरान पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बोले ट्रंप अपने देश की समस्याओं पर ध्यान दो। खमनेई ने प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही करार दिया। कहा दूसरे के कहने पर अपना देश क्यों जला रहे हैं। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो लोग ईरान के इतिहास को नहीं जानते हैं। आइए सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और खमनेई क्या कह रहे हैं। मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर वे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जैसा कि वे अपने दंगों के दौरान करते हैं, उनके यहाँ बहुत सारे दंगे होते हैं, अगर वे ऐसा करते हैं तो हम उन्हें बहुत कड़ी सजा देंगे। अगर ईरान की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मारा तो अमेरिका बड़ा हमला करेगा। कल रात तेहरान में कुछ दंगाइयों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए एक सार्वजनिक इमारत को तहस नहस कर दिया। ईरानियों को अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि इस्लामिक गणराज्य लाखों सम्मानित लोगों के खून से सत्ता में आया है। ईरान विदेशियों के हितों के लिए काम करने वाले भाड़े के सैनिकों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखिए जरा ईरान में हालात क्या है।
और ये हालात कैसे बने, क्यों ईरान में शहर दर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, लोगों में क्यों इतना गुस्सा है। हालात ये कि लाशों के भी ढेर लगे। बताया जा रहा है 40 से ज्यादा लोग मारे गए अब तक के प्रदर्शन में। और इस बीच लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आ रही हैं ईरान में अलग अलग जगहों से। अब आपको बताऊं ईरान आखिर क्यों सुलग रहा है। ईरान में 28 दिसंबर से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अब प्रदर्शन की आग 100 से ज्यादा शहरों तक फैल चुकी है। 45 लोगों के मारे जाने का दावा है, जिसमें 8 बच्चे शामिल हैं। मशहद समेत कई शहरों में राष्ट्रीय झंडे जलाए जा रहे हैं। वहां इस्फहान में सरकारी टीवी चैनल की इमारत को फूंक दिया गया है। हालात इतने खराब हो गए कि तेहरान एयरपोर्ट बंद करना पड़ा है। देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं फिलहाल रोक दी गई हैं और कहा यह जा रहा है कि यह प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ हो रहा है। लोग सड़कों पर हैं। ईरान में खाद्य पदार्थों पर महंगाई जो है 70% पार कर गई। 10 रियाल में मिलने वाला सामान आज 20 रियाल में मिल रहा है ईरान में। इसके पीछे की मुख्य वजह ईरानी रियाल की घटती कीमत है। मंगलवार को $1 की कीमत थी 14 लाख रियाल पार कर गई। 14 लाख रियाल। आरोप है कि बढ़ती महंगाई के बाद भी 62% टैक्स बढ़ाने की तैयारी है। इसी के खिलाफ नाराजगी में ईरानी शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। सड़कों पर प्रदर्शनकारी खामनेई की मौत तक के नारे लगा रहे हैं, तो कुछ जगह क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की वापसी का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल खामनेई इन प्रदर्शनों को ट्रंप और नेतन्याहू की साजिश बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि हमारे साथ बहुत खास मेहमान ईरान से जुड़ेंगे, उनके पास आपको लिए चलता हूं। वो बताएंगे कि आखिर हालात हैं क्या इसमें अमेरिका का भी कोई दखल है। हमारे साथ ईरान के धर्मगुरु जुड़ रहे हैं ईरान से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, मौलाना जाफरी साहब। सर मेरा सवाल यह है, पिछले दिनों आपसे बात हुई थी कि हालात क्या हैं और क्या तख्ता पलट हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आज ट्रंप कह रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं। क्या अमेरिका का दखल है और अमेरिका चाह रहा है कि खामनेई जाए और तख्ता पलट हो? ईरान कोई ऐसी कंट्री नहीं है, एक तो 7000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है ईरान। ईरान छोटी कंट्री नहीं है कि आपने आए वेनेजुएला की तरह गुंडागर्दी की और किसी को उठा के ले गए, किडनैप करके ले गए। ये कोई जंगल राज है कि आप किसी और के मुल्क में घुसेंगे, इस तरीके से करके चले जाएंगे। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान की मिसाइल्स जो हैं वो ईरान जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं पूरे वेस्ट एशिया में 20,000 से ज्यादा सोल्जर्स हैं, ईरान की मिसाइल्स के जद पर हैं सारे। और कतर के एयरबेस पे मार के ईरान ने बताया था कि आपके एयरबेसेस सेफ नहीं है। अगर आप ईरान से उलझोगे तो आपके सोल्जर सेफ नहीं रहेंगे। ये क्लियर मैसेज ईरान ने दिया है। तो ईरान में क्या ये करना चाहते हैं? हाँ करना चाहते हैं। क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी कुव्वत और कुदरत नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाफरी साहब कह रहे हैं कि ट्रंप की ये कुव्वत और ताकत नहीं है। ये बात अलग है कि जब न्यूक्लियर को खत्म करने के लिए ट्रंप ने हमला किया था ईरान में अपने जहाज भेजकर, लेकिन आखिर ये सब ईरान में क्यों हो रहा है? लोग कह रहे हैं ट्रंप का हाथ है, लेकिन एक और शख्स है फिर जो आप देख रहे हैं, रजा पहलवी के नारे लग रहे हैं। ये रजा पहलवी कौन है? लोग चाहते हैं रजा पहलवी सत्ता में आ जाए। ट्रंप कह रहे हैं तख्ता पलट होगा, नए लोग आएंगे शासन में। आइए अब आपको बताऊं ईरान में जो हालात बने, इस हालात के पीछे कौन है? कौन है रजा पहलवी? उनके पिता कौन थे जिनकी लड़ाई खामनेई से पहले जो तख्त पर थे उनके साथ थी? ये आप देख रहे हैं, ये खुमैनी है और वो रजा पहलवी के पिता हैं। ईरान में इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है इस वक्त। 1970 के दशक में भी ईरान में ऐसा ही विद्रोह हुआ। तब ईरान के शासक मोहम्मद रजा शाह पहलवी थे, जो उधर आप देख रहे हैं उस तरफ, वो रजा शाह पहलवी। 1979 की ईरानी क्रांति में उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा।
फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का ऐलान हुआ और इसमें अयातुल्ला रूहुल्ला खुमैनी सुप्रीम लीडर बने। ये खुमैनी की तस्वीर आप देख रहे हैं। खुमैनी ने अपने शागिर्द खामनेई को उत्तराधिकारी बनाया। इसके बाद ये खामनेई और उधर रजा पहलवी के बेटे हैं रिजा पहलवी। 1989 में खुमैनी की मौत के बाद खामनेई सुप्रीम लीडर बन गए। अयातुल्ला अली खामनेई 37 साल से इस गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन अब शाह रिजा जैसा विद्रोह उनके खिलाफ हो रहा है। इसे भड़काने के पीछे शाह रिजा के बेटे का हाथ बताया जा रहा है। 66 साल के क्राउन प्रिंस रिजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं और उनके पिता भी ईरान छोड़कर अमेरिका में ही शरण ले रहे थे। रिजा पहलवी खुलेआम अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ करते हैं। पहलवी के आह्वान पर ही कल रात 8 बजे जनता सड़क पर उतरी। उन्होंने कहा था बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। संबोधन में पहलवी ने कहा था लोगों की आवाज न दबाई जाए। ट्रंप ने पहले अपील करते हुए ट्रंप से कहा कि इंटरनेट संचार शुरू करवाएं अमेरिका। ट्रंप से अपील की उन्होंने। संभावना जताई जा रही है कि पहलवी ही प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। दावा है कि वो अमेरिका के समर्थन से ईरान में तख्ता पलट में लगे। अगर खामनेई जाते हैं तो फिर पहलवी सत्ता में लौट सकते हैं। पहलवी ईरान में लोकतंत्र और खुले विचारों के समर्थक हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा रिजा पहलवी क्या कह रहे हैं और नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। ये ईरान के सशस्त्र और सुरक्षा बलों के लिए सीधा संदेश है। आपने वर्दी देश और जनता की रक्षा के लिए पहनी है और आज आप एक ऐतिहासिक फैसले के सामने खड़े हैं। मामला अब इस बात का नहीं रह गया कि भ्रष्ट और दमनकारी इस्लामिक रिपब्लिक गिरेगा या नहीं, बल्कि सवाल सिर्फ इतना है कि उसका पतन कब होगा। और मौजूदा हालात को देखते हुए यह समय पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। 8 और 9 जनवरी को रात 8 बजे जहां भी हो सड़कों पर या अपने घरों से एक साथ नारे लगाइए। आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर आगे की रणनीति घोषित की जाएगी। ईरान के बहादुर लोगों, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आजादी के लिए खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं और इजराइल के लोग तुम्हारे साथ हैं। कहा जा रहा है यहां भी जो कुछ ईरान में हो रहा है इसमें ट्रंप का हाथ है। लेकिन क्या ट्रंप दुनिया के सभी देशों को परेशान कर रहे हैं? यह भी आरोप लग रहे हैं। अब एक और लड़ाई पुतिन बनाम ट्रंप की है। ट्रंप ने कैसे पुतिन के जहाज पर कब्जा किया, वो तस्वीर मैंने आपको कल भी दिखाई थी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे अमेरिका का हेलीकॉप्टर पुतिन के ऑयल वेसल पर, जो तेल का जहाज था, उस पर पहुंचा और ट्रंप की फौज ने, कमांडोज ने कैसे इस जहाज पर कब्जा कर लिया। इससे पुतिन बहुत आग बबूला है और गुस्से में है। अब आपको बताऊं पुतिन का गुस्सा निकल कैसे रहा है। वो अमेरिका तो मिसाइल दाग नहीं सकते, तो पुतिन गुस्सा निकाल रहे हैं यूक्रेन पर। पुतिन ने एक के बाद एक यूक्रेन पर हमले किए पड़े। ये आप देख रहे हैं उस अटैक के बाद ट्रंप के पुतिन ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए। और इतना ही नहीं, एक बड़ी मिसाइल से भी अटैक किया। ऐसी मिसाइल, वो मिसाइल जो परमाणु बम भी ले जा सकती है। ये आप देख रहे हैं उस मिसाइल से अटैक किया है और बहुत महत्वपूर्ण जगह पर यूक्रेन की मिसाइल दागी गई है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल है जिससे अटैक किया है। पुतिन के जहाज पर कब्जा करने के बाद, अटैक करने के बाद, न सिर्फ कब्जा बल्कि जो लोग जहाज पर थे उसे भी उठा ले गए ट्रंप। इस पर पुतिन गुस्से में। परमाणु क्षमता में रूस अमेरिका से कहीं ज्यादा ताकतवर है। दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध होने का अंदेशा है। यह कोई और नहीं कह रहा है, रूसी सांसद एलेक्सी जुरावल्योव ने एटमी युद्ध की धमकी दे दी है। उन्होंने कहा जिस अमेरिका ने हमारे जहाज पर कब्जा किया है, राष्ट्रपति पुतिन को उनके खिलाफ एटमी हमला करना चाहिए और अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जहाजों को डुबो देना चाहिए। इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक कर दिया है। कहा जा रहा है कि यह अमेरिका को रूस की सीधी चेतावनी है। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक का इस्तेमाल किया है
ओरेशनिक मिसाइल लंबी दूरी के टारगेट को सटीक हमला करती है। 5500 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु अटैक कर सकती है। रूस दावा करता है कि ओरेशनिक मिसाइल इतनी आधुनिक है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस इसे तबाह नहीं कर सकता है। ओरेशनिक मिसाइल की रफ्तार भी 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि रूस इस मिसाइल का इस्तेमाल कम करता है, लेकिन गुरुवार को यूक्रेन के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया। दावा है रूस अब अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है और आने वाले दिनों में कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। सुनिए जरा क्या कुछ पुतिन के सांसद कह रहे हैं। क्या पता कल बड़ी जंग हो जाए, हमें सैनिकों की तैनाती करनी पड़े तो कौन लड़ेगा? हमारे लिए सबसे जरूरी हमारे लोगों की जिंदगी है, लेकिन मैंने बचपन से यही सीखा है, मेरे लिए पहले देश आता है, उसके बाद मेरा परिवार और मेरे चाहने वाले। अब देखिए सांसद कह रहे हैं पुतिन को कि वो परमाणु बम दाग दें, लेकिन क्या इतना आसान है? क्योंकि हजारों की संख्या में परमाणु बम पुतिन के पास हैं और हजारों की संख्या में परमाणु बम अमेरिका के पास है। 5-5 हजार से ज्यादा परमाणु बम है। पुतिन ने पिछले दिनों न्यूक्लियर ड्रिल की थी। पुतिन पहले भी कई बार इस तरह की परमाणु अभ्यास कर चुके हैं, लेकिन देखिए अगर हालात ऐसे हो गए क्योंकि टेंशन बढ़ती जा रही है, ट्रंप टारगेट सीधे या इनडायरेक्टली पुतिन को ही कर रहे हैं। परमाणु क्षमता देखिए, पुतिन के पास 5400 परमाणु बम है और अमेरिका के पास 5100, लगभग 5000 से ज्यादा परमाणु बम है। अब सोचिए रूस और अमेरिका के बीच अगर परमाणु युद्ध हो जाए तो इसका असर दोनों देशों के साथ पूरी दुनिया पर पड़ेगा। 2019 में छपी एक रिसर्च रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अगर रूस और अमेरिका के बीच परमाणु जंग होगी तो शुरुआती घंटों में ही 3 करोड़ 41 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। 3 करोड़ 41 लाख, साथ ही 5 करोड़ 74 लाख लोग बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। एटमी रेडिएशन और धूल का असर इतना खतरनाक होगा कि दुनिया भर में लोग अलग अलग बीमारियों का सामना करेंगे। हवा और पानी में रेडिएशन फैलने से कैंसर जैसी बीमारियां होंगी। परमाणु कचरा जमा होने से सूरज की रोशनी ब्लॉक हो जाएगी। लंबे समय तक जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिलेगा और इससे दुनिया भर में कृषि उत्पादन 90% तक घट जाएगी, यानी लोगों के खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अरबों लोग और जानवर भुखमरी की चपेट में आ सकते हैं। परमाणु युद्ध होने पर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी। दुनिया भर के देशों में संचार प्रणाली फेल हो सकती है। परमाणु युद्ध की स्थिति में सुधरने के बजाय और हालात बिगड़ जाएंगे। सुनिए जरा, पुतिन भी इशारों में कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि उन्हें उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। सुनिए। हमने ओरेशनिक मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। यह एक नई पीढ़ी का हथियार है जो पूरी तरह से हमारे उत्पन्न रूसी डिजाइनों पर आधारित है। दुनिया में किसी के पास अभी तक इसके जैसा कोई हथियार नहीं है। मैंने खुद इसके उत्पादन और तैनाती को मंजूरी दी है और अगर जरूरत पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसे कोई नहीं रोक सकता। यह उन सभी के लिए एक सीधी चेतावनी है जो हमें धमकाने की सोचते हैं। तो ट्रंप आजकल सबसे उलझ रहे हैं, कोई ना कोई वजह खोज लेते हैं, इसीलिए ट्रंप के खिलाफ एक एक कर लोग खड़े हो रहे हैं। इस बीच एक और खबर यह आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। हुआ भारत अमेरिका में लंबी बातचीत के बाद ट्रेड डील नहीं हुई। इसके पीछे अमेरिकी मंत्री मोदी के फोन कॉल को वजह बता रहे हैं। उनके मुताबिक ट्रंप चाहते थे कि पीएम मोदी उनको फोन करें। हावर्ड ल्यूटनिक ने कहा फोन पर बात करके डील फाइनल करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इसे ट्रंप ने अपने अहंकार पर ले लिया। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री के दावे को भारत ने गलत बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा इस तरह के दावे सही नहीं है। कहा पीएम मोदी और ट्रंप ने 2025 में 8 बार फोन पर बात की, जिसमें हमारी व्यापार साझेदारी समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। हम ऐसा समझौता चाहते हैं जिससे दोनों पक्षों को बराबर फायदा मिले। कई राउंड नेगोशिएशन हो चुके हैं और कई बार हम डील के करीब पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत और डील को लेकर संभावना भी जताई है।
आइए अब आपको सुनवाता हूं इस पर अमेरिकन सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं और रणधीर जायसवाल क्या कह रहे हैं। भारत के साथ ट्रेड डील लगभग पूरी हो चुकी थी। भारत को बातचीत फाइनल करने के लिए 3 शुक्रवार का समय दिया गया था। पूरी डील सेट थी। ट्रंप खुद इसे क्लोज करना चाहते थे। इसके लिए बस मोदी को राष्ट्रपति को कॉल करना था। भारतीय पक्ष ऐसा करने में असहज था और मोदी ने कॉल नहीं किया। हमने ये रिमार्क्स देखे हैं। भारत और अमेरिका 13 फरवरी 2025 से ही बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर कमिटेड है। कई राउंड नेगोशिएशन हो चुके हैं और कई बार हम डील के करीब पहुंचे। रिपोर्टेड रिमार्क्स में इन डिस्कशंस की कैरेक्टराइजेशन सही नहीं है। भारत 2 कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज के बीच म्यूचुअली बेनिफिशियल डील पर कमिटेड है। वैसे पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप 2025 में 8 बार फोन पर बात कर चुके हैं, जिसमें हमारी वाइड रेंजिंग पार्टनरशिप के अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर हुए हैं। अमेरिकन सिस्टम में होता है वो सीईओ है, वो बात करेगा मोदी जी से सेक्टर में इतना करो, नहीं इतना कर दो, और यहाँ वो एक्सपेक्ट करता है मोदी जी बोले हाँ या ना या जो। वो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। तो ये हम नहीं करना चाहते थे। अव्वल टेबल में आपने जो मेन्यू परोसा है हमें वो पसंद नहीं है, हम उससे डिसएग्री करते हैं। ओके, और अब आप हमें बोल रहे हैं फोन उठाओ और फोन पे बात करो, तो ट्रंप तो वही चीजें बोलेगा और हम हर चीज का ना बोलेंगे, तो क्या? अब ट्रंप कुछ ऐसा कर रहे हैं दुनिया के साथ, दुनिया को अपनी कठपुतली समझ रहे हैं और खुद को भगवान समझ रहे हैं। ट्रंप को लगता है अपनी ही भगवान है। कुछ महीनों से अमेरिका पर बेकाबू होने के आरोप लग रहे हैं। जब से ट्रंप दूसरी बार सत्ता में लौटे ऐसा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका अब अनलिमिटेड पावर हो गई। राष्ट्रपति ट्रंप पर दुनिया अपनी मर्जी थोपने का ठप्पा लगा रही, चाहे वो युद्ध हो, हथियार हो या फिर टैरिफ हो या दूसरे मुद्दे हो। ट्रंप कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार कर देते हैं। जैसे 2 दिन पहले अमेरिका ने रूसी जहाज पर कब्जा कर लिया अटैक करके। यूएस ने दावा किया कि रूस का जहाज झूठ बोलकर तेल ले रहा था, लेकिन रूस का कहना है कि समंदर में वो अमेरिकी क्षेत्र में नहीं था। बिना अधिकार वाले खुले समंदर में हमारे जहाज को रोका गया। ट्रंप पर ऐसी ही दादागिरी का आरोप वेनेजुएला लगा रहा। जब अचानक अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया, रूस, चीन समेत कई देशों ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया। ट्रंप ने कहा मैक्सिको में ड्रग कार्टेल का राज हमले कर खत्म करेंगे हम। मैक्सिको की राष्ट्रपति बोली अमेरिका कहीं का मालिक नहीं है। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी पर डेनमार्क का जवाब आया, कहा विदेशी हमला हुआ तो पहले गोली मारेंगे, उसके बाद बात करेंगे। अब ट्रंप फिर से मनमाने ढंग से कई देशों पर टैरिफ लाद रहे हैं, जबकि भारी टैरिफ के लिए वहां की संसद की मंजूरी जरूरी है, लेकिन कई मामलों में ट्रंप ने अमेरिकी संसद से भी मंजूरी नहीं ली। आरोप है कि वो निजी स्वार्थ के लिए टैरिफ को हथियार बना रहे हैं। ट्रंप पर आरोप यह भी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नहीं मानते। अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को छोड़ने वाला है। इसमें संयुक्त राष्ट्र की 31 और अन्य 35 संस्थाएं शामिल हैं। तो ट्रंप का जो बर्ताव है, उनके आसपास बहुत से यूरोपीय देश हैं जो उनके हां में हां अब तक मिलाते हैं। जब तक वो ट्रंप के निशाने पर नहीं है, जिस दिन वो ट्रंप के निशाने पर होंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा खुद की आजादी और संप्रभुता के क्या मायने हैं। आइए बात लाइफ के फंडा की। हालात चाहे कैसे भी हो, अगर आप मजबूत इरादे के साथ पहला कदम उठाएंगे तो मंजिल मिलना तय है। अगर कम उम्र में अनिल अग्रवाल साहब अपना घर नहीं छोड़ते तो मेटल किंग कैसे बनते? आज देश विदेश में वेदांता ग्रुप जैसा अरबों का सफल कारोबार कैसे खड़ा कर पाते? कुछ करने का जुनून था तो महज 19 साल की उम्र में बिहार छोड़ना पड़ा। केवल एक टिफिन बॉक्स, बिस्तर और सपनों की पोटली लेकर मुंबई चल पड़े। जज्बा फौलादी था, लेकिन ड्रीम सिटी में ना कोई गॉडफादर था, ना कोई ठिकाना। 1970 में कबाड़ के कारोबार से शुरुआत की, फिर ऐसे 9 बिजनेस किए, लेकिन एक एक कर सभी फेल हो गए। मगर अग्रवाल ने हार नहीं मानी। कबाड़ कारोबारी से मेटल किंग बनकर हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया। 30 साल संघर्ष के बाद तो कई बड़ी कंपनियों को खरीदकर व्यापार फैलाया। करीब $3 अरब के मालिक अनिल अग्रवाल की गिनती देश के बड़े रईसों में होती है। कारोबार बढ़ रहा था, लेकिन नया साल 2026 उनके लिए सबसे बुरी खबर लेकर आया, जब अनिल अग्रवाल के इकलौते बेटे अग्निवेश अग्रवाल का निधन हो गया। तो अनिल अग्रवाल ने अपने बेटे की आखिरी इच्छा पूरी करने की ठान ली, क्योंकि अग्निवेश ने वादा किया था कि कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो समाज को लौटाएंगे। इसलिए अनिल अग्रवाल ने ऐलान किया कि वो अपनी संपत्ति का 75% हिस्सा और कमाई दान कर देंगे।
गम में भी जिम्मेदारी ना भूलने वाले अनिल अग्रवाल ने फंडा दिया कि छोटी जगह के लोग भी बड़े बड़े सपने देखें, संघर्ष होगा लेकिन सफलता भी मिलेगी। जिंदगी में कितनी भी कामयाबी हासिल हो जाए मगर देश और समाज के लिए फर्ज मत भूलना। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे जिंदगी में अपनाएं और उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।